कश्मीर का प्रॉब्लम मुस्लिम मेजॉरिटी है। जब आर्टिकल 370 ये हो गया, इंडिया ने देखा कि अगर वॉर आगे चला तो कश्मीर के जो सिविलियंस है वो बहुत मारे जाएंगे। आज की डेट में पाकिस्तान उसका कैसे फ़ायदा उठाता है? पाकिस्तान को कश्मीर में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी आई नहीं है, तो इसलिए उनको एक बताते रहना पड़ता है कि देखो कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इंडिया दुश्मन इंडिया दुश्मन। ये उन्होंने एक टारगेट बना के रखा है लोगों को अपने कब्जे में रखने के लिए। कश्मीरी पंडित 1990 में निकले वहाँ से। जी, सिचुएशन वो हुई क्यों? सरदार पटेल ने कहा कि अगर जिन्ना हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए मान लेते हैं तो हम कश्मीर के बारे में चुप रहेंगे। हरि सिंह ने क्या कहा, कश्मीर को एशिया के स्विट्जरलैंड की तरह डेवलप करना चाहता हूँ। नॉट ए बैड आइडिया। श्रीनगर में लाल चौक है, हरी घाटी में लाल चौक कहाँ से आ गया? ये लाल चौक नाम जो इंस्पायर हुआ था वो रशियन क्रांति से हुआ था। अच्छा, क्योंकि कम्युनिस्टों का कलर रेड होता है। राइट। और चाइना का क्या इन्फ्लुएंस रहा कश्मीर को लेकर? हम लोग आज बात करने वाले हैं कश्मीर का जो एक्सोडस हुआ था, वहां से जो कश्मीरी पंडित 1990 में जो बाहर गए थे कश्मीर से, वो क्यों हुआ था? कश्मीरियत क्या है? कश्मीरी पंडित कौन होते हैं? एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल था, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल था, लोकल पुलिस का क्या रोल था, और फिर मैं अगर बात करूं तो उससे कश्मीरी पंडित की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, कश्मीर के वैली पे क्या इम्पैक्ट हुआ, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज की डेट में पाकिस्तान उसका कैसे फायदा उठाता है, चाइना कैसे फायदा उठाता है, एंड वर्ल्ड वाइड लोग कश्मीर के जो मुद्दे को देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं। तो ये हमारा आज का फोकस रहेगा। तो सबसे पहले मुझे सर ये बताइए, अगर मुझे समझना हो, एक बहुत ना ब्यूटीफुल सी टर्म बोली जाती है कश्मीरियत। वेरी करेक्ट। तो कश्मीरियत होती क्या है? देखिए, आपने शुरुआत बहुत ही अच्छे प्यारे सवाल से की है। कश्मीरियत शब्द का इस्तेमाल जो करते हैं बहुत सकारात्मक शब्द है, क्योंकि कश्मीर में 3 कल्चर्स का सिंथेसिस मेल मिलाप हुआ है। सबसे पहला है तो वेदांत। आप देखेंगे कश्मीर में शंकराचार्य का भी मठ है। दूसरा है बुद्ध धर्म के सिद्धांत, और तीसरा है सूफी के सिद्धांत। तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में जैसे कश्मीरियत जो शब्द कहा जाता है, तो उसके ऊपर एक बड़ी किताब है, G.W. काशीर, मेरा नाम एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, बहुत अच्छी किताब है कश्मीरियत पे। तो पूरा कश्मीर की हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं कि कैसे शंकराचार्य वहाँ आए थे, बुद्ध धर्म वहाँ पहले से था, फिर बाद में 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी से सूफी संत आए नॉर्थ वेस्ट से, कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट से, और ये तीनों में जो मेल मिलाप हुआ तो उनके वैल्यूज़ के आधार पे लोग उनका कल्चर डेवलप होते रहा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि राजा लोग तो लड़ाई करते हैं सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, पर इस प्रकार के जो संत रहते हैं या जो धर्म के आधार पे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो उससे लोगों में बहुत प्रभाव पड़ता है। और कश्मीर के लोगों ने एक्सक्लूजनिज्म नहीं रखा कि भाई इसको हम बाहर रखेंगे, जो है उसमें नई बातें आती गई, मिलती गई। तो मेरे ख्याल से ये एक पूरे देश में एक खास, जैसे हम गंगा जमनी तहजीब उत्तर भारत के लिए बोलते हैं, तो कश्मीरियत बिल्कुल सही शब्द है कश्मीर के कल्चर के लिए। मतलब इट मींस इंक्लूजन। इंक्लूजन कि सब हमारे हैं, और ये तीनों, उसमें 3 एक खास का रोल है। हाँ, ओके। और अगर मैं ये समझना चाहूँ कि कश्मीरी पंडित मतलब होते कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, वो आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कश्मीरी पंडित्स जो है कश्मीर के वैली में ज़्यादातर तो मुस्लिम रहते हैं, और कुछ जो हिंदू वहाँ गए थे, ज़्यादातर ज़मींदार, ऊंचे पद के लोग, वहाँ के बादशाह के अंडर में काम करने वाले लोग। और एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जो हिंदू वहाँ थे उनको पंडित शब्द क्यों खास इस्तेमाल किया जाता है, तो अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता और होशियारी को देखकर उनको पंडित कहा था। ये एक जगह मैंने पढ़ा, मैंने बाकी उसका रिकन्फर्म नहीं किया, पर वो भी पंडित शब्द भी बड़ा एक, उसका ओरिजिन भी बहुत मज़ेदार है। और ये लैंड ओनर्स भी थे, और इन्होंने लोकल कल्चर को भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। उनका परसेंटेज कश्मीर में ज़्यादा नहीं है, 4-5% के आसपास होगा शुरू में, पर वो उनका रोल कश्मीर में बहुत ज़्यादा रहा है। रोल 2 तरीके से रहा है, एक तो वो लैंडलॉर्ड से, और दूसरे वो राजा जो भी रहा हो उनके दरबार में ऑफिशियल्स करके काम करते थे, इसलिए उनका प्रभाव और रुतबा कश्मीर में काफ़ी अच्छा रहा है। मैं इनफैक्ट ये भी पढ़ा था कि जितने भी कश्मीर वैली में एरिया में जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं जी, या जो कॉलेजेस और स्कूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे भी, एक्सोडस से पहले भी, वो मोस्टली वर रन बाय कश्मीरी पंडित्स ओनली, बिल्कुल बिकॉज सही। वो एक्सपर्ट्स और नॉलेज के अंदर बहुत अच्छे एडवांस माने जाते थे।
अभी भी इनफैक्ट। जैसे मैंने बताया शुरू में, उनको पंडित उपाधि ये अकबर ने इसीलिए दी थी कि वो ज़्यादा लर्नेड फैमिलीज थी, ज़्यादा ज्ञान के लिए ये पूरी कोशिश करते थे। तो उनका एक जब वहाँ का एक संभ्रांत क्लास जिसको कहते हैं, जो शिक्षा में आगे हो, संपत्ति में भी आगे थे, जमींदारियाँ भी उनके पास बहुत थी, तो वो उसका ये है। और कश्मीर में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है कश्मीर की लाइफ में। अब सर मेरे को थोड़ा सा समझना है कि जो एक्सोडस या जो जी बोलेंगे एक्सोडस को, मैं समझ नहीं पा रहा हिंदी में उसको क्या सही शब्द रहेगा उसका बोलना। जी। आप उस पर एक बार मुझे बताना कि क्या वर्ड सही बैठता है उस चीज़ हम्म, को जस्टिफाई करने के लिए। जी बट जो ये कश्मीर में कश्मीरी पंडित 1990 में निकले वहाँ से, जी। उस सिचुएशन वो हुई क्यों, ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कश्मीर के 60-70 साल का इतिहास। 1990 के पहले भी वो घटना जो हुई उसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे इंडिया भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 568 के करीब रियासतें थी, हम्म। प्रिंसली स्टेट्स। हम्म। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा भाग प्रिंसली स्टेट्स में था। अब इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वो तो अंग्रेज़ यहाँ डायरेक्ट रूल करते थे, और ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनका अरेंजमेंट था। प्रिंसली स्टेट्स वे टोटली ऑटोनॉमस। अच्छा। दे वर जस्ट पेइंग सम ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश क्वीन, शोइंग देयर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, पर बाकी ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हस्तक्षेप नहीं था। हम्म। पर स्टिल देवर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो आज़ादी जब आने लग गई तो सवाल आया, ये रियासतों का क्या होगा? तो रियासतों के बारे में मेन प्रिंसिपल ये किया गया कि उनको आज़ादी होना चाहिए, ठीक है? और आज़ादी होना चाहिए आज़ाद रहने के लिए, भारत में मिलने के लिए या पाकिस्तान में मिलने के लिए। थियोरेटिकली ये बात हुई। प्रैक्टिकली पर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उनको कहा, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल वही थे, कि भाई आपके आसपास का जो एरिया है उसी में आप शामिल हो जाइए। तो दूसरा फिर जो राजा की चॉइस हो उससे भी हो जाओ। और बहुत सारी रियासतों ने रेजिस्ट किया कि हम भारत में क्यों मिले। जैसे त्रिवेंद्रम, त्रावणकोर की रियासत थी, वहाँ कोई ब्राह्मण ये था मंत्री, तो उन्होंने भी कहा हम भारत में नहीं मिलते। अच्छा। और ऐसी कई रियासतों ने शुरू में लगा, पर जो सरदार पटेल ने नीतियाँ अपनाई, उन्होंने उनको कन्विंस किया और थोड़ा सा ये भी बताया कि भाई आपका अलग से रहना मुश्किल है, आप लैंड लॉक कंट्री हो जाओगे, करेक्ट। क्या करोगे? तो ये मतलब सरदार पटेल की एक क्लेवरनेस, बिल्कुल एक सूझबूझ वाली बात थी, जिसके कारण ज़्यादातर रियासतें इंडिया में मिल गई। अब कुछ पाकिस्तान के अंदर की रह गई होंगी, वो पाकिस्तान में मिली होंगी, पर मेजॉरिटी इंडिया में इंडिया मिली। में आ गई। 3 का प्रॉब्लम रह गया। एक हैदराबाद निज़ाम का, दूसरा कश्मीर जिसमें हरि सिंह का राज था, और तीसरा जूनागढ़। तो अब उसमें कंट्रास्ट देखिए कि जो हैदराबाद था, हिंदू मेजॉरिटी, राजा मुसलमान। अच्छा। कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी, राजा हिंदू। हिंदू। उसके पहले जूनागढ़ का थोड़ा बता दूं कि जूनागढ़ का जो हुआ, तो जूनागढ़ में भी एक मिलिट्री एक्शन टाइप होके, और वहाँ के लोगों बाद में लोगों का प्लेबिसिट भी लिया गया जूनागढ़ में, वोटिंग भी लिया कि गया आप कहाँ जाना चाहते कहाँ जाना है। तो 96% ने इंडिया में आने की बात की। तो ये कोई हाई हैंडेड एक्शन उस प्रकार से नहीं था। वहीं एक कॉलेज में स्पीच देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि कश्मीर के बारे में हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर वो हैदराबाद के लिए, मतलब अगर जिन्ना हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए मान लेते हैं, तो हम कश्मीर के बारे में चुप रहेंगे। उनका क्या मतलब था कि उस मुस्लिम मेजॉरिटी हाँ। कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा, हिंदू मेजॉरिटी हैदराबाद इंडिया में आ तो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर सरदार पटेल ये बोलते या उनके सामने ये सिचुएशन आती कि कश्मीर वांट्स टू गो टू पाकिस्तान, सो ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट। ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट। अच्छा। ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, उनका खुद का स्टेटमेंट है अच्छा। कि अगर वो राजी हो जाएं हैदराबाद को इसके करने के लिए, तो हमें कश्मीर के बारे में कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। पर मामला इतना सिंपल नहीं था। सिंपल ऐसे नहीं था कि कश्मीर की जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, शेख अब्दुल्ला उसमें थे, बाद में उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया। क्यों? शेख अब्दुल्ला सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म में सबसे आगे थे। अच्छा। मैं कहूँगा इंडिया के जितने लीडर्स हुए हैं उनमें फ्रंट रैंकर्स में शेख अब्दुल्ला सेक्युलरिज्म के बेसिस पे और सोशलिज्म के बेसिस पे आएंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया? क्योंकि ही वाज अ लीडर एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर, सब चीज़ें देखते थे। तो उन्होंने कहा ये मुस्लिम वगैरह आई डोंट लाइक। एक तो दूसरा फिर बात ये हुई कि भाई कश्मीर के राजा हरि सिंह, पावर तो उनके पास था। शेख अब्दुल्ला वाज ऑल्सो, उनका पावर काफ़ी इंक्रीज हो रहा था, लोगों में उनकी पहुंच बहुत गहरी थी। तो
जब ये सवाल आया कश्मीर, पहले तो हैदराबाद का हम बात कर लें। हैदराबाद में निज़ाम ने मना कर दिया और निज़ाम को जिन्ना ने ऑफ़र दिया कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, सिर्फ आप हमारे साथ मिल जाओ, नाम के लिए मिल जाओ। नाम के लिए मिल जाओ। तो निज़ाम को लालच आया कि अपना राज रहेगा वगैरह, तो निज़ाम ने इंडिया में मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा। पाकिस्तान से बातचीत चलती रही। फिर वही सरदार पटेल का वही सोच कि लैंडलॉक कंट्री, कितने प्रॉब्लम होंगे। तो ऑपरेशन पोलो के नाम से पुलिस एक्शन में जनरल चौधरी वहाँ गए और उन्होंने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अच्छा, इट वाज ए फोर्सफुली। फोर्सफुली इट अच्छा। वाज ए पुलिस, उसमें क्योंकि जो निज़ाम के रजाकार थे वो भी अपोजिशन में थे। निज़ाम ने बहुत अत्याचार, वहाँ जब ये इंडिया में मिलने की बात आई तो ही वॉज वेरी अपोज टू इट। तो उसने अपनी रजाकार की सेना को लोगों पे अत्याचार करने के लिए भेजा। ये हो रहा था तो फिर ये सब देख के ये जो अपनी इंडियन आर्मी पुलिस एक्शन के नाम पे गई, क्योंकि आर्मी के एक्शन पे जाती तो यूनाइटेड नेशंस का प्रॉब्लम आ जाता, राइट, कि और इन्वेडिंग, ह्यूमन राइट्स। तो उसको पुलिस एक्शन किया गया। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हुए ही होंगे। सुंदरलाल कमेटी की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि काफ़ी उसमें अत्याचार हुए और जो लोग अपोज कर रहे थे उनको उन पे उनके राइट्स का वायलेशन हुआ। ये लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट। तो हैदराबाद फिर भारत में मिल गया। बाद में फिर निज़ाम तो इंडिया के प्रति बहुत लॉयल हो गया। कितना लॉयल हो गया? इंडिया चाइना वॉर, इंडिया के पास पैसे की कमी, निज़ाम ने अपने यहाँ से 8-10 ट्रंक भर के सोने के जाके प्राइम मिनिस्टर को भेंट दिए कि दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल कॉज। खैर बाद में तो बिकेम वेल इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। अब कश्मीर का प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। कश्मीर का प्रॉब्लम मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो जिन्ना को लगा भाई ये तो मुस्लिम है, मेजॉरिटी मुस्लिम है, कश्मीर तो मेरे जेब में है। ये उनका शब्द है, इसलिए बता रहा हूँ, कश्मीर इज इन माई पॉकेट, ऐसा जिन्ना साहब ने कहा। पर तब तक शेख अब्दुल्ला का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था और शेख अब्दुल्ला देख रहे थे कि कश्मीर के जो सब बड़े बड़े लीडर, जिन्ना वगैरह को छोड़ो, उसके नीचे जो सब हैं वो फ्यूडल मेंटेलिटी के हैं, फ्यूडल मेंटेलिटी के, कम्युनल। और ही वॉज फैसिनेटेड, उनको जो आकर्षण था वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट में जो सोशलिस्ट एलिमेंट था। आपको पता होगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, करेक्ट, जिसमें जयप्रकाश नारायण, लोहिया ये थे, और नेहरू का ओरिएंटेशन भी पता था। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा भारत में मैं अगर मिलना ही है तो मैं भारत के साथ मिलना चाहूँगा, क्योंकि भारत में एक तो जो गांधी और नेहरू के रूप में धर्मनिरपेक्षता के दो बड़े सितारे हैं, एक, और दूसरा कश्मीर में मुझे लैंड रिफॉर्म करना है। एक साइड में बात बता दूं, कश्मीर में इतना संघर्ष चलता भी रहा, फिर भी कश्मीर के जो इंडाइसिस ऑफ डेवलपमेंट है, एजुकेशन, पावर्टी वहाँ कम है। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने आने के बाद पहला काम किया वो था लैंड रिफॉर्म्स। जो जमींदार वगैरह थे उसमें कई पंडित भी थे, कई जमींदारों ने छोड़ दिया, कई पंडित पहली बार उस समय कश्मीर छोड़कर आए, थोड़ी संख्या में। ज़्यादा मुसलमान जो जमींदार थे वो भी काफ़ी नाराज़ हो गए, पर शेख अब्दुल्ला उस पर डिगे रहे। अच्छा, अब इसी बीच में शेख अब्दुल्ला, तो खैर ये बात की बात है, मैं पहले बता दिया। अब हुआ क्या कि राजा हरि सिंह, उन्होंने पहले तो देखा कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा है, धर्म के नाम पे पार्टीशन हुआ है, तो मैं तो हिंदू हूँ और कश्मीर में हिंदू कम है, जम्मू एरिया में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, राइट। तो उन्होंने जम्मू को हिंदू मेजॉरिटी बनाने का ट्राई किया। अच्छा, कैसे? बाय रिड्यूसिंग मुस्लिम्स देयर। तो काफ़ी दंगे हुए, उसमें हरि सिंह का हाथ था, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं। अब उसके बाद ये जब मामला आया, हरि सिंह ने क्या कहा कि भाई मुझे ना पाकिस्तान से मिलना है ना मुझे इंडिया से मिलना है, मैं इंडिपेंडेंट रह के कश्मीर को एशिया के स्विट्जरलैंड की तरह डेवलप करना चाहता हूँ। अच्छा, नॉट ए बैड आइडिया। स्विट्जरलैंड मतलब कश्मीर की ब्यूटी के कारण तो वही एक एनालॉजी आ सकती है। करेक्ट। तो उन्होंने ये कहा, पर उधर जिन्ना बोल रहे थे ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, ये कैसे इंडिपेंडेंट रह सकता है, ये कैसे भारत की बात कर सकता है। हाँ। तो उन्होंने कबाइलियों को भेजा, ट्राइबल। अच्छा, जिन्ना ने हथियार वगैरह आर्मी ने दिए, आर्मी का पूरा बैकअप देके पहले कबाइली आए, और कबाइली जब आए तो उन्होंने लूटपाट, उत्पाद और जो भी ऐसे लोग करते हैं, बलात्कार, वो सब उनका चालू हो गया। अब जब ये कबाइलियों का आगे चला और पीछे पाकिस्तान की आर्मी का बैकिंग था, पाकिस्तान भी आर्मी का नाम क्यों नहीं लेना चाहता,
कि भाई अगर आर्मी का नाम लिया तो फिर एग्रेशन हो जाएगा। हाँ, फिर से यूनाइटेड नेशंस भी हाँ, आएगा बीच में। तो कबायली के नाम पे आए और फिर बीच में चुपचाप आर्मी के एलिमेंट्स भी आ गए विथ ऑल देयर सपोर्ट। हम्म। अब ये बढ़ते बढ़ते आए और श्रीनगर के बॉर्डर तक पहुंच गए। तब हरि सिंह ने कहा ये तो गड़बड़ है। तो हरि सिंह ने अपने जो उनके मंत्री थे उनको भेजा दिल्ली, शेख अब्दुल्ला को भेजा। हम्म। और शेख अब्दुल्ला के हाथ, क्योंकि शेख अब्दुल्ला बिकॉज ऑफ वैल्यूज़, कोई और कारण नहीं है। हम्म। कई लोग उनके बारे में गलत फहमी फैलाते हैं, पर वो वैल्यूज़ में नेहरू से बड़े क्लोज थे। अच्छा। श्रीनगर में लाल चौक है, जिसकी काफी बात होती है अब। हरी घाटी में लाल चौक कहाँ से आ गया? हम्म। ये लाल चौक नाम जो इंस्पायर हुआ था वो रशियन क्रांति से हुआ था, अच्छा। क्योंकि कम्युनिस्टों का कलर रेड होता है राइट। और दे स्टैंड फॉर लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो, तो वहाँ वो लाल चौक किया था। तो अब ये जब शेख अब्दुल्ला और ये दिल्ली आए नेहरू के पास, तो पहले तो उन्होंने जो बातचीत की उसका लहजा ठीक नहीं था। और नेहरू को इंटरेस्ट क्यों था कश्मीर में? सरदार पटेल ने बोला शुरू में कि भाई अगर हमको हैदराबाद मिल जाता है तो कश्मीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। पर नेहरू बहुत कीन थे कि शेख अब्दुल्ला की मदद की जाए, एक। और दूसरा उनका थोड़ा भावनात्मक लगाव कश्मीर से था। क्यों? ही हिमसेल्फ इज अ कश्मीरी पंडित। हाँ। अब लोग उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, बट ही इज अ कश्मीरी पंडित। हाँ हाँ हाँ। कौल और ये सब जो राइट। है, तो उनका भावनात्मक लगाव भी था। और भावनात्मक लगाव से ज़्यादा उनका जो था वो था शेख अब्दुल्ला के साथ वैल्यूज़ की आइडेंटिटी। हम्म। वैल्यूज़ क्या? सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। तो नेहरू ने फिर इनकी बातचीत हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुई। हम्म। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन यानी ये जो संधि दो देशों के बीच में हुई, वो उसको आर्टिकल 370 के रूप में लाया गया। और ये जो ट्रीटी हुई उसका बेसिस जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अप्रूव भी हुआ। वो बनाने के लिए शेख अब्दुल्ला को भी ऑनररी रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया गया था, ताकि ये पूरा इसकी वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। अब आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 था कि कश्मीर में जो प्रधान रहेगा, मेन रहेगा, वो सदर रियासत रहेगा। मतलब? सदर अच्छा। रियासत मतलब ही विल बी लाइक प्रेसिडेंट। ओके। और जो वहाँ का मिनिस्टर रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हम्म। और कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। हम्म। तो इंडिया से क्या रिलेशन? राइट। इंडिया से रिलेशन ये कि कश्मीर का डिफेंस, सुरक्षा, विदेश विभाग, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये इंडिया की होगी। ये इंडिया देखेगा। यानी बट इंडिया को क्या मिलेगा कश्मीर से? हाँ, Benefit? इंडिया का ओवरऑल वहाँ जो पूरा टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट्स को मिलता है वो रहेगा। तो इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया विथ स्पेशल प्रोविजंस। फिर उसमें एक आर्टिकल 35 भी डाला गया था। कश्मीरी लोगों ने बहुत जब डिमांड रखी कि भाई हम तो यहाँ के इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रिच लोग ये आके कश्मीर में बस जाएंगे। तो आर्टिकल 335A लाया गया कि भाई बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। राइट। अभी हुआ था ना, ये आर्टिकल 35 को निकाला तो ये हरियाणा के आपके चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बोला ना, अब आपको कश्मीरी लड़कियों से शादी करने का मौका मिल जाएगा। ये वो था। आर्टिकल 335 को इसी के साथ निकाला था। अब ये हुआ तो शेख अब्दुल्ला वहाँ उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया। और पहले तो क्या बोले थे, हरि सिंह ने बोला आप आर्मी भेजो ताकि हम पाकिस्तान के कबायलियों का मुकाबला कर सकें। नेहरू ने कहा हम कौन होते? Why we should send army to a third party? राइट। आप इंडिया के पार्ट नहीं हो अभी। अब इंडिया के पार्ट तो हाँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, इंडिया का पार्ट बनना है तो कैसे करने का। तो वहाँ आर्टिकल 370 आया और ये शर्त के साथ आया कि आर्टिकल 370 को अगर निकालना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही उसको निकाल सकती है। कंट्रास्ट देखिए, जब निकाला तो कश्मीर में असेंबली भी नहीं थी। हाँ। तो उसके प्रोविजन मैंने आपको बताया, 4 प्रोविजंस ये इंडिया के पास रहेंगे, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये सब, और डिफेंस वगैरह उसके पास रहेगा। अब इसमें हुआ ऐसा कि जब तक ये ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुई, इंडिया ने आर्मी भेजी। इंडियन आर्मी की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो जो ब्रिटिश आर्मी का एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर। तो इंडिया ने जब आर्मी भेजी तब तक 1/3 कश्मीर ये ले चुके थे, पाकिस्तान वाले कब्जा कर चुके थे, जिसको पीओके बोलते हैं। पीओके। और बाकी इसमें इंडियन आर्मी ने जाके संभाला और वहाँ अपना ये एस्टेब्लिश किया। अब ये इसके बाद जब आर्टिकल 370 ये हो गया तो इन्होंने, इंडिया ने देखा कि अगर वॉर आगे चला तो कश्मीर के जो सिविलियंस है वो बहुत मारे जाएंगे। और इंडियन आर्मी भी उतनी परिस्थिति में नहीं है
क्योंकि एक तो कोल्ड रीजन, करेक्ट। इंडिया के पास वैसे कोई प्रावधान नहीं है, कोल्ड रीजन और ये सब। तो उन्होंने सीज, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने भी कहा कि सीज फायर कर देते हैं, जो जहाँ है वहीं रह जाओ। जो जहाँ है, ये इधर का भाग इधर, इधर का भाग उधर, और इस मैटर को हम यूनाइटेड नेशंस ले जाएंगे। हम्म। अब यूनाइटेड नेशंस ले जाने का मुख्य कारण यही था कि अगर इंडिया नहीं ले जाता तो पाकिस्तान ले जा सकता था। हम्म। तो पहले अगर हम गए तो फिर हमारी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग होगी। हाँ। ये उसका मुख्य कारण था यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का। और उस समय यूनाइटेड नेशंस एक डिसाइसिव फोर्स था, आज तो प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया है। उस समय सिक्योरिटी काउंसिल भी थी और वो सब दुनिया के इश्यूज पे बात करती थी। अब ये सब जब हो रहा था तो शेख अब्दुल्ला, वहाँ फिर चुनाव हुआ, शेख अब्दुल्ला चुन के आए, प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस समय चीफ मिनिस्टर, जब ये हाँ। आर्टिकल 370 के अनुसार वो प्राइम मिनिस्टर पीएम थे, बनना था। हाँ। पीएम बने। और वो जो मैंने लैंड रिफॉर्म की बात की, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए। हम्म। जो गरीब किसान थे, मजदूर, बहुत फायदा हुआ उनको, हम्म। जमींदारों को तकलीफ हुई। हम्म। तो वो एक पहला कारण था कुछ लोगों का कश्मीर छोड़ने का। अब आगे क्या होता है? अब ये जब कश्मीर में ये सब जब हो रहा था, भारत में जो कम्युनल लोग थे, हम्म। उन्होंने कहा आपने कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस क्यों दिए? हम्म। कश्मीर को पूरी तौर से भारत में मिला लो, उनको जो ऑटोनॉमी दी है, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, इसको हटा दो। और इसके लिए एक समय एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो जो भारतीय जनसंघ बन गई थी, भारतीय जनसंघ के मतलब जो बीजेपी का पुराना अवतार, वो वहाँ जाके कश्मीर में जाके बिना लाइसेंस के गए, पकड़े गए, जेल में थे, उनको वहाँ हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई। और इंडिया में आवाज़ें उठने लग गई कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों है। और ये आवाज़ें कौन उठा रहे थे? कम्युनल लोग, जो आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, पर अभी भाई इंडिया में है तो तुम पूरी तरह से सबमर्ज हमारे इसमें हो जाओ। वहाँ से शेख अब्दुल्ला को प्रॉब्लम हुआ। अभी तक वो पूरा था कि भाई इंडिया, नेहरू, गांधी, लैंड रिफॉर्म्स, सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान के आधार पे कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो शेख अब्दुल्ला पे बड़ा प्रेशर आने लग गया, क्योंकि इंडिया में बार बार ये बात उठने लग गई कि कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन क्यों है, क्यों दिया हुआ है। हाँ। और दूसरी तरफ से नेहरू अकेले तो नहीं थे कैबिनेट में, करेक्ट, बाकी मंत्री भी थे। तो ग्रेजुअली उन्होंने ऑटोनॉमी के क्लासेस को कमजोर करना डाइल्यूट करना शुरू किया, डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। तो शेख अब्दुल्ला उस समय थोड़ा सा सोचने लगे, कहीं मैंने भारत के साथ मिलकर गलती तो नहीं की। फिर होम मिनिस्ट्री और बाकी कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स भेजी नेहरू के पास, थोड़ी डेलिबरेट थी शेख अब्दुल्ला के खिलाफ। अच्छा, कि वो पाकिस्तानी को मिल रहा है, पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें हुई। तो नेहरू जो उनके दोस्त भी थे, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। अच्छा, शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला। और यहाँ से कहानी चालू होती है। हम्म। चालू इसलिए होती है, शेख अब्दुल्ला, जिनको शेर कश्मीर भी कहा जाता है, कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता आज तक जितने हुए हैं ना, उतना पॉपुलर कोई नहीं हुआ था। और उनको जब जेल में डाला गया तो कश्मीर के लोगों में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिनेशन, अलगाववाद की फीलिंग, कि भाई हमको हमारे लीडर के साथ ये क्या हो रहा है, तो वहाँ से अलगाववाद चालू हो गया। और उनको लगा कि भाई हमने जो इंडिया में आए, हमको या तो पूरे अधिकार चाहिए या यहाँ रह के हमारा कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ से एक आंदोलन चालू हुआ जो कश्मीर के बारे में अलग से बात करता था कि भाई जो हमारे साथ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसमें पाकिस्तान ने अपना मौका देखा कि ये लोग तो डिसिडेंट हैं, ये लोगों के साथ हम लोग मिल सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं। तो इसमें से कई मिलिटेंट्स को वो पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग भी देने लग गए। हथियार और पैसों का प्रॉब्लम ही नहीं है, पाकिस्तान सप्लाई करता रहा। पर पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे? गरीब है खुद वो, तो इतना गरीब है, पर फिर भी क्या रहता है, अपनी टेस्ट रखने के लिए लोग करते हैं। हाँ। अब जो भी पाकिस्तान का बजट रहा, उसका 0.5% भी उन्होंने इस काम पे लगाया तो हो गया काम। और पाकिस्तान को कश्मीर में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ कि जब तक जिन्ना थे, थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म ठीक था, माइनॉरिटी राइट्स थे, वो अंदर से सेकुलर थे, पर वो उनके चारों तरफ जो थे ना, सब कम्युनल और वो जमींदार, राजा, नवाब, जिनको डेमोक्रेसी का डी नहीं मालूम। तो ना चाहते हुए भी उनको कहीं ना कहीं एग्री करना पड़ जाता था। वो फिर इनइफेक्टिव हो गए, भी हो गया। वो मरी में जाके आराम करते थे, इधर जो करने वाले हो गए थे। तो पाकिस्तान के हालात
इस प्रकार से बिगड़ने लगे। हम्म तो खुद का पावर मेंटेन करने के लिए, अब कोई शासक रहता है ना, खुद का पावर मेंटेन करना है तो बाहर का दुश्मन बनाता है। हम्म तो पाकिस्तान के लिए वो एक परमानेंट दवाई है, हम्म, तुम हम लोगों के साथ रहो, नहीं तो कश्मीर का क्या होगा। सही सही बात है। खुद तो खाने के लिए अनाज नहीं है, पर उधर कश्मीर की बातें करते हैं। एक मजे की बात है, हाँ वो हर समय जहां भी कोई जनरल का पावर रहता है, पावर खिसकने लगे तो पहले कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। हाँ, आपको याद है करेक्ट। मुशर्रफ भी, उसने भी यही किया, कई कई जनरल्स ने ये किया। अब यहाँ से जो अभी तक जो विद्रोह था वो कश्मीरियत के आधार पे था, हम्म हमको अपनी कश्मीरियत जिंदा रखनी है। उसमें मैं बीच में एक और थोड़ा सा इंटरव्यू देके आपको कश्मीरियत का एग्जाम्पल बता दूं। हम्म वहाँ एक त्यौहार होता है खीर भवानी। खीर भवानी जो उनकी देवी है, वो त्यौहार किसी हिंदू का नहीं है, किसी मुसलमान का नहीं है, वो कश्मीरियों का है। हम्म उसमें दोनों धर्म के लोग बराबर जाके हिस्सा लेते हैं। तो खैर वापस इस पे आए, तो अब 1980 तक तो मामला ठीक ठाक चलता रहा कि भाई कश्मीरियत के आधार पे वो विरोध करते गए। कभी ये प्राइम मिनिस्टर का, हाँ, फिर बीच में क्या हुआ, इनका स्टेटस 1965 लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने बदलाव क्या कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के बदले कर दिया चीफ मिनिस्टर, हम्म, सदर रियासत के बदले कर दिया राज्यपाल, अच्छा, गवर्नर। गवर्नर, हाँ, हो गया। ये बीच की एक बात भूल गई थी, तो यानी उनका जो ऑटोनॉमी थी धीरे धीरे कम धीरे होने धीरे लगी। कम होने लग गई। तो 1980 तक ये कश्मीरियत के नाम पे चला। अब कश्मीरियत के नाम पे चला तो 1980 के बाद 87 में वहाँ चुनाव हुए, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली गड़बड़ करती थी। अच्छा, आजकल तो पूरे देश में हर जगह गड़बड़ होती है, वो बात और है, पर वहाँ आप ये बात मानते हो? मैं तो मानता हूँ। अच्छा, खैर, हाँ, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट हम्म कश्मीर में कोशिश करती थी कि जो पावर में रहे उससे अलाइड गवर्नमेंट हम्म कश्मीर में रहना चाहिए। 87 के चुनाव में इतनी धांधली हुई कि लोगों में असंतोष आ गया, बोले हो क्या रहा है, हम्म हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उसी समय, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा ये पॉइंट अनक्लियर है कि आपको अगर याद होगा तो एक अलकायदा जो हम्म, बना था बिल्कुल अफगानिस्तान, बिल्कुल, कुछ अलकायदा के एलिमेंट्स भी इनके साथ घुसने लग गए। हम्म और पाकिस्तान ने भी ये ट्रेनिंग के मॉड्यूल में यंग लोगों को आइडेंटिफाई करते थे, ट्रेनिंग देना है, उसके मॉड्यूल में उन्होंने हिंदू मुस्लिम डाल दिया। हम्म, अभी तक क्या था, कश्मीरी, कश्मीरियत, अभी क्या, हिंदू हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम। और 87-88 के बाद कई टपलू गंजू ऐसे जो बड़े बड़े वहाँ के पंडित थे, उनको मारा गया, और जगह जगह पोस्टर लगाए, हम्म कश्मीर छोड़ के जाओ या मुसलमान बन जाओ या फिर तुमको हम खत्म कर देंगे। ये नैरेटिव चालू हो गया। नैरेटिव चालू हो गया। हम्म अब इसमें क्या हुआ, ये जो आतंकवादी थे, ये पहले विद्रोहियों से अलग थे। हम्म, पहले विद्रोह क्या था, हमारी ऑटोनॉमी को रिस्टोर करो। राइट, अभी क्या हो गया कि कश्मीर को मुस्लिम बनाओ। हम्म 88 के बाद ये नैरेटिव बढ़ने लग गया, तो वो मस्जिदों में पोस्टर लगाने लग गए पंडितों के खिलाफ, तुम चले जाओ वगैरह। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि कश्मीरियत इतनी गहरी थी कि वहाँ के जो मुस्लिम थे वो मस्जिदों में वो लगाते थे, ये फैमिली को टारगेट करना है, वो फैमिली को टारगेट करना है, उसको टारगेट करना है, पंडितों को। हम्म, तो ये उनको जाके उनके पड़ोसी बताते थे कि आप सेफ रहना, सेफ रहना, कहीं चले जाओ। ये आप समझ, वहाँ की कश्मीरियत की गहराई। तो इसलिए कई पंडितों का तो ये हुआ, और वहाँ फिर एक फेडरेशन भी बना, फिर पंडितों के मन में आने लग गया कि हमको कश्मीर छोड़ देना चाहिए। तो उस समय एक बलराजपुरी नाम के पंडित भी थे और पत्रकार भी थे, उनकी एक किताब भी है कश्मीर के ऊपर, बहुत बेहतरीन किताब है। तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को मिलके ये किया है, एक डेलीगेशन बनाने की हम सोच रहे हैं। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, इतने जो विद्रोह चल रहे थे, तो उस समय उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, हम्म वो ये सब नहीं झेल पाए, हम्म, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट में उस समय मेरे ख्याल से आ गई थी ये अपनी कौन सी एनडीए तो नहीं, सेंट्रल, ये जगमोहन को गवर्नर गवर्नर जगमोहन, हाँ, उसको उनको बनाया गया, अपॉइंट किया गया। उनको अपॉइंट किया गया। तो आते से ही उन्होंने तलाशी लेना चालू किया 2-3 हज़ार लोगों की। वहाँ बहुत बड़ा एक प्रोसेशन निकला मुस्लिम्स का कि हमारे साथ ये क्या कर रहा है, हम तो कश्मीर ये लोग हैं। क्योंकि जगमोहन का मानना था कि जो मुसलमान हैं ये आतंकवादी हैं, हम्म, तो पंडितों को बचाना है तो इनको साफ निकल, करना पड़ेगा। हाँ तो उनकी स्ट्रेटजी, उसके अलग अलग पॉइंट हैं, हाँ,
एक विचार कहता है कि वो पंडित उस समय दो रास्ते थे। पंडित डर रहे थे, तो कईयों ने जगमोहन को रिक्वेस्ट किया कि आप रेडियो ब्रॉडकास्ट कीजिए, कि आप सेफ हो, यहीं रहो। आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, आप राज्य की हम्म, तरफ से यहाँ रहो, ऐसा उनको इसमें जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें एक सीनियर ऑफिसर थे जिनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। वजह था। वेरी हाँ, करेक्ट, या वजह था, बिल्कुल अभी भी जिन्होंने ये थे। कहा था, रिक्वेस्ट की थी गवर्नर जगमोहन को कि आप टीवी पे ब्रॉडकास्ट कीजिए। एब्सोल्युटली, एंड एब्सोल्युटली। वो उन्होंने शायद किया नहीं, जिसकी वजह से और ज्यादा वो एक्सटेंड हो गया। वो क्यों नहीं किया? हम्म, क्योंकि एक थियरी ये है कि भाई अगर पंडित यहाँ से चले गए तो यहाँ के जो मुस्लिम मिलिटेंट्स हैं उनका हम मुकाबला अच्छे से कर लेंगे। हम्म, एक थियरी है, हो भी सकती है, सच है। हम्म, पर फिर उन्होंने क्या किया, ये जो डेलीगेशन की मैं बात कर रहा था, वो जाके मिला गवर्नर से, दूसरे लोगों से, कि भाई हम पंडितों को जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घाटी मत छोड़ो, आप यहीं रहो, आपकी सुरक्षा का इंतजाम होगा। पर ये जो कमेटी में लोग जो गए थे, जैसे ही वो मीटिंग से ज़्यादा वापस घर गए, उनके पास हवाई जहाज का टिकट था, हम्म, जीप उनके घर भेजी गई कि चलिए हम्म, आप जम्मू जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। मतलब सवाल क्या था कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दिलाने के दो रास्ते थे। एक तो गवर्नमेंट उनको ज़्यादा स्पेशली ये करे, लोगों में, कम्युनिटी में मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करे, और टेररिस्ट को स्ट्रिक्टली डील करे। हम्म। पर उसमें जगमोहन ने कहा कि भाई पंडित यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा मैदान साफ होगा, फिर हम अच्छे से इनको डील प्रोटेक्ट होगा। तो करेंगे। हाँ। वहाँ से करीब 2.5-3 लाख कश्मीरी पंडित ये छोड़कर गए, जम्मू गए, इंडिया के दूसरे भागों में गए। दिल्ली आए। दिल्ली दिल्ली में भी उनकी कॉलोनीज बनी, हम्म, और जम्मू में तो बहुत बुरा हाल था, फैसिलिटीज उतनी एडिक्वेट नहीं थी। तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम चालू हुआ, हम्म, और लोगों ने फिर से उसका फ़ायदा उठाने लग गया कि भाई ये सरकार कैसी है, कश्मीरी पंडित तो वहाँ से ये हम्म, किए गए। और वहीं से फिर बातें चालू हुई कि आर्टिकल 370 निकालने के बाद, वो थोड़ी बाद में आती है, ये काफ़ी सालों तक फिर कश्मीरी पंडितों को निश्चित रूप से आतंकित किया गया, उन पे हमले हुए, करीब 300 के करीब लोग मारे गए। हम्म, और उसका बैकग्राउंड यही था, गवर्नर जगमोहन ने उनके लिए पूरी फैसिलिटीज़ दी जाने के लिए, हम्म। सुरक्षा से रहने के लिए करने के बजाय जाने के लिए। उन्होंने कहा ये जीप्स हैं, ये एरोप्लेन्स हैं, आप ये टिकटें हैं, आप जाइए। जाइए। हम्म, तो ये उनके कश्मीरी एक्सोडस की कहानी है, जो बहुत दुखद भी है। इसमें पाकिस्तान का रोल, टेररिस्ट का रोल, और जो सेक्युलर मुस्लिम्स थे हम्म, उनको भी दबाया गया, क्योंकि सेक्युलर मुस्लिम्स की संख्या वहाँ ज़्यादा थी, और इसलिए करीब 50,000 सेक्युलर मुस्लिम्स को भी घाटी छोड़ के जाना पड़ा। ये बात कोई करता नहीं है। हाँ। मतलब सिर्फ ये पंडित नहीं गए वहां से, मुस्लिम्स भी वहां से उस टाइम मुस्लिम्स पे भी वहाँ से गए, डिस्प्लेस हुए। पंडित तो गए ही, हम्म, पर मुस्लिम्स भी वहाँ से डिस्प्लेस हुए। हम्म, तो अब उसी को अगर आगे हम लेके चलें तो फिर बात चली कि भाई ये आर्टिकल 370 हम्म, तो इनका एजेंडा रहा है कि इसको हम निकालेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बीच में फिर मिलिटेंसी इतनी बढ़ गई, क्योंकि एक बार जब कैंसर बढ़ता है, उसका सही इलाज ना हो तो वो बढ़ते जाता है। हम्म, तो मिलिटेंसी बढ़ने लग गई। तो इन्होंने कहा, मिलिटेंसी पहले तो कहा कि भाई नोटबंदी हम कर देंगे, पैसा उनके पास होगा नहीं, हम्म। आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नो डिफरेंस, नोटबंदी के बाद भी कोई ये डिफरेंस आप नहीं। डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, डिमोनेटाइज, नोटबंदी, उसके बाद भी चलता रहा। फिर कहा कि भाई आर्टिकल 370 खत्म कर देंगे तो फिर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हम्म, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो मेन रूप से कश्मीरी लोग ये विक्टिम हैं इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, मेनली पाकिस्तान का, उसमें इसको रिलीजियस नेशनलिज्म, हम्म, धर्म के नाम पे जो वो राजनीति करते हैं, वो इसका मेन कारण है कि कश्मीर में इस प्रकार की मिलिटेंसी हुई। हम्म। और मिलिटेंसी का ऐसा है कि एक बार हो जाए तो फिर नौजवान लोगों को उस प्रकार से ब्रेन वॉश करना मुश्किल नहीं रहता। तो बाद में तो फिर वो सिस्टमेटिकली तरीके से इन्होंने, क्योंकि होपलेस को तो कुछ भी होप मिल जाए, वो उसी डायरेक्शन में बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। या फिर बदला लेना है, जैसे अभी किसी ने कहा था ना, बदला लेना चाहिए इतिहास का। राइट। अभी अभी को बदला तो लेने की बात बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके में बैठती नहीं है। करेक्ट। यू हैव टू ट्रीट द डिसीज रादर देन टेकिंग रिवेंज। हम्म, तो वो रिवेंज की बात भी कई नौजवानों के दिमाग में बिठा दी गई करेक्ट। कि हमको बदला लेना है, ये मुसलमानों के हिंदुओं के कारण हमको ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो हमको बदला लेना है। और मिलिटेंसी में मारे जाने वाले फिर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हम्म, कश्मीर में आपको दूसरा बताता हूँ जो कोई प्रॉब्लम देखता नहीं है। वहाँ एक प्रकार होता है हाफ विडोज, ओके। आधी विधवा। हम्म, आधी विधवा यानी क्या है कि हस्बैंड जो है वो किसी आतंक के कारण भाग गया, अच्छा। आ भी सकता है,
मारा भी जा सकता है। अच्छा, कश्मीर के फैमिलीज का प्रॉब्लम ऐसा है, रात को जैसे मिलिटेंट आएंगे, बोलेंगे हमको पनाह दो, हम्म। देना पड़ेगा। आप मना कर सकते? नहीं। बंदूक है हाथ में। सुबह मिलिट्री वाले आएंगे कि आपने मिलिटेंट्स को पनाह दी, हम्म। आप उनके साथ हैं, हम्म। तो डबल अटैक। और वहाँ महिलाओं को बहुत झेलना पड़ता है। हम्म। यहाँ ये पता नहीं कितना रेलेवेंट है, एक फिल्म बहुत बेहतरीन आई, वो पता नहीं पॉपुलर नहीं हुई, मैं हूँ, ओके। आई एम। उसमें 3 पार्ट्स दिखाए गए थे, एक वो सरोगेसी का था, एक सेम सेक्स रिलेशंस का था, और एक कश्मीर का था। कश्मीर के रोल में जूही चावला हम्म। एक कश्मीरी पंडित का रोल करती है, बॉम्बे में रहती है, और एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव है। वो कश्मीर जाती है, उसकी कोई ज़मीन वगैरह रहती है, उसको रिट्रीव करने के लिए जाती है। क्योंकि कश्मीरी पंडित जो गए, हम्म। कई लोग तो ऐसे गए कि चाबियां पड़ोसी को देके गए कि हम आएंगे, वापस आएंगे। टेम्पररी आएंगे, रहेंगे, और भरोसा एक दूसरे पे बहुत था। हम्म। तो फिल्म का मुझे 2 चीज़ें बहुत याद है। एक तो वो जाती है, तो रहती किसके यहाँ? उसकी जो मुसलमान सहेली थी उसके पास रहती है। हम्म। रात दिन घूमते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ कश्मीर में इंडियन आर्मी की संख्या लाखों में है, चेक पोस्ट जगह जगह हैं। तो उसके साथ अपनी मुसलमान सहेली के साथ जाती है, जगह जगह चेक पोस्ट, चेकिंग, ये वो। तो वो मुसलमान लड़की कहती है कि अच्छा है जो आप यहाँ से चले गए, हम्म। देखो हमको क्या सहना पड़ता है। एक दूसरा, फिर वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खरीदने जाती है शॉप पे, हम्म। तो शॉप वाला उससे पैसे नहीं लेता। बोलता है, बोले जब तुम माँ के पेट में थी, डिलीवरी के लिए गई थी, तो मैं ही तुमको ले गया था, तुम्हारी माँ को मैं ही ले गया था। एक तरफ से वैसा वो कश्मीरियत भी जिंदा, हम्म। और दूसरी तरफ से कश्मीर में आज जो हाल है, कई लोग जो वहाँ रहते हैं उनको लगता है कि जो चले गए वो अच्छे रहे, हाँ। हमारा हाल इतना बुरा है। तो आपका जो मेन सवाल था कि कश्मीर के मामले को जब से इसको धर्म का मोड़ दिया गया, तब से ये इसमें बिगड़ना बहुत शुरू हुआ। मिलिटेंसी हुई। और फिर उसमें गवर्नर जगमोहन का भी रोल है, वो दूसरी पॉलिसी भी अपना सकते थे। जैसे आज लाखों की आर्मी है, उस समय वो आर्मी लगा सकते थे, हम्म। कश्मीरी पंडितों को पूरी सुरक्षा देने के लिए कर सकते थे। हम्म। पर उसके बदले उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं मुसलमानों से निपट लूंगा। हम्म। तो ये सब कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें? उनकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला गवर्नर जगमोहन को? गवर्नर जगमोहन को सपोर्ट मिला, पूरा सपोर्ट हम्म। मिला। एक्चुअली अब ये गवर्नर जगमोहन बाद में तो बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गए थे, हम्म। और 98 के बाद से एनडीए गवर्नमेंट आई थी वाजपेयी की लीडरशिप में। तो उस दौरान काफ़ी कुछ ये हुआ। हम्म। मुझे ये बताइए सर कि पाकिस्तान को कश्मीर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि जितना मैं पढ़ रहा था, हाँ, मुझे ये समझ में आया कि वहाँ उनका मेन मुद्दा है वाटर एंड सर्वाइवल। क्योंकि वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं, पाकिस्तान की जो मेन इकोनॉमी है वो चलती है एग्रीकल्चर पे ही है। अगर वो उनको पानी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट हमने अभी देखा भी इंडस वाटर ट्रिटी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो बंद कर दी गई, अब ये कर दी गई कि भाई हम आपको पानी नहीं देंगे। तो उनका मेन हमेशा से उसी पे गोल रहा है या कुछ और भी रीजंस है कश्मीर? देखिए ये पानी का कोई गोल नहीं है, अच्छा। कि इसमें इंटरनेशनल कानून है। हम्म। इंटरनेशनल कानून है कि आप दूसरे देश में जाने वाले पानी को रोक नहीं सकते। हम्म। इट इज़ लाइक अटैकिंग देम। ये धमकी के लिए दे देते हैं, हाँ। पर पूरी दुनिया में कानून है कि पानी जो सर्वाइवल की चीज़ है, आपके यहाँ से जा रही है, उनके यहाँ जा रही है, ये उनका हक है। अच्छा। तो पानी का इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके। पाकिस्तान का मेन नीयत का प्रॉब्लम है। सिर्फ नियत के बल पे इतना बड़ा काम कर रहे हो तब से? देखिए एक्सपांशनिज्म जिसको बोलते हैं ना, हाँ। हर एक राष्ट्रवाद, हर एक नेशनलिज्म ये एक्सपांशनिज्म में बिलीव करता है, टू एक्सपांड इटसेल्फ, वो उसका नेचुरल एक टेंडेंसी रहती है। और कश्मीर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कश्मीर में डिक्टेटरशिप ज़्यादा रही है। हम्म। डेमोक्रेसी नाम के लिए आती है। वो बेचारा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, अभी जेल में है। हम्म। वो भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बना, वो लटक गया। करेक्ट। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो बनी, उसको तीसरे कारण से मारी गई। तो कश्मीर में जो पाकिस्तान में जो है, डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी आई नहीं है। तो इसलिए उनको एक बताते रहना पड़ता है कि देखो कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन। ये उन्होंने एक टारगेट बना के रखा है लोगों को अपने कब्जे में रखने के लिए। हम्म। तो सिर्फ नियत है जिसकी वजह से वो मुझे पीछे वही पड़े हैं। लगता है, क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान में भी आप देखिए ज़मीन बहुत फर्टाइल है, रॉ मटेरियल्स भी हैं उनके पास, पर उनकी पॉलिसीज़ पूरी उल्टी रही है। हम्म। आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान एक ही समय पे इंडिपेंडेंट हुए थे। आज इंडिया में जो भी बोलो, हम डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, पर इंडिया ने कौन से क्षेत्र में प्रगति नहीं की, कौन से क्षेत्र में दुनिया के बाकी लेवल से पीछे। हम्म। पाकिस्तान देखो कहाँ है,
किसी क्षेत्र में कहीं नहीं है। इंपोर्ट करो अनाज, एक्सपोर्ट करो और वो सब उस पे चलता है, क्योंकि उसमें शुरू से ही जब कोई भी देश में जब मज़हब के नाम की पॉलिटिक्स ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है तो डेवलपमेंट के इश्यूज को ख्याल नहीं करती वो। डेवलपमेंट इज नॉट द कंसर्न फॉर देम। फॉर देम द मेन कंसर्न इज टू कीप इन पावर। दो लोगों को लड़ाते रहो, अपने पावर में रहो, दैट इज द मेन दिस थिंग। और चाइना का क्या इन्फ्लुएंस रहा है कश्मीर को लेके, क्योंकि उनके भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी ऐसे हैं जो कश्मीर पीओके से पास होते हैं। देखिए वैसा है ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। हम्म अब पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन, परमानेंट नंबर वन। हम्म बीच में चाइना से भी रिलेशन खराब थे, अभी तो उनको झूला झूला रहे अपन, हम्म और अपन भी झूल रहे हैं उनके साथ, हम्म पर बीच में खराब भी थे। तो और तीसरा, कश्मीर चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सॉलिड हो रहा है। पूरे साउथ एशिया में देखो, इंडिया का झगड़ा सब देशों से है, और चाइना हर एक देश में जाके कुछ न कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। हम्म उसको चाइना की एम्बिशन है इकोनॉमिक एक्सपांशन की, हो सकता है टेरिटोरियल एक्सपांशन की। हम्म अभी सोनम वांगचुक जो जेल में है, उनका मेन एक कंप्लेंट क्या था, मेन कंप्लेंट ये भी था कि भाई हमारा जो चीन हमारे क्षेत्र में आता रहता है, हमारे लोग वहाँ जानवर चराने नहीं जा सकते, हम्म और दूसरे दूसरे प्रॉब्लम होते हैं। तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, तो चीन चीन इज बिकमिंग ए सुपर पावर, हम्म और चाइना को इंडिया के खिलाफ लड़ाने के लिए कुछ तो चाहिए, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन चुप रहा, क्योंकि उसको पाकिस्तान के वहाँ भी वो बंदरगाह डेवलप करने हैं, हाँ ताकि वो उसका खुद का फायदा हो सके। राइट। चाइना इज बिहेविंग लाइक ए माइटी माइटी सुपर पावर। हम्म सो इट इज इन फेवर ऑफ चाइना इफ कश्मीर पीओके रिमेन्स एज इट इज, ऐसा बोल सकते हैं। चाइना का इंटरेस्ट तो रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंकर्जन करे, लद्दाख का काफ़ी एरिया, गलवान घाटी का काफ़ी एरिया। तो बेस्ट तो ये रहेगा कि कश्मीर बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया एज इट इज़, एंड यहाँ के लोकतंत्र वहाँ रहे, भारत में रहे, और वहाँ हम लोकतंत्र को डेवलप करें। हम्म हो क्या रहा है अभी तक, वहाँ के जो चुनाव होते हैं वो धांधलीबाजी के होते हैं, मोर देन अदर प्लेसेस इन इंडिया। अच्छा। तो वो धांधलीबाजी के होते हैं, तो इसलिए लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन सरकार में आता है वो नहीं आ पाता। सरकार एक काम करती है, लोग दूसरा चाहते हैं। जो भी हो, मोटे तौर पे हम्म डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनी मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी। हम्म और अगर हम कश्मीर का ओवरऑल स्टांस देखें वर्ल्ड वाइड, तो कितना मेजर इशू है ये पूरे वर्ल्ड में, मतलब और किस किस का इंटरेस्ट है इस टॉपिक को लेके। देखिए, कश्मीर में दुनिया में आज दो सबसे बड़े ट्रबल स्पॉट थे, एक तो कश्मीर और दूसरा पैलेस्टाइन। राइट। पैलेस्टाइन का तो पूरा चल ही रहा है, और कश्मीर में दूसरे देश इंटरेस्ट लेते थे, मेनली फॉर पाकिस्तान, जो भी थोड़ा प्रो एंटी इंडिया प्रो पाकिस्तान थे, क्योंकि पहले इंडिया और रशिया का अलायंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, तो उसमें थोड़ा सा ये था। बाकी कश्मीर इज़ नॉट दैट मच ऑफ ए ट्रबल स्पॉट इन द वर्ल्ड टुडे। आज कश्मीर दुनिया में उतना बड़ा ट्रबल स्पॉट नहीं है, क्योंकि मामला अब इसको भी होते होते 60-70 साल हो गए। अब लोग भी यूज टू हो गए, कहीं टॉलरेट करते हैं, कहीं दुख झेलते हैं, कहीं तकलीफ़ें झेलते हैं, और नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में मैंने जैसे बताया, एक अच्छी बात क्या थी कि लैंड रिफॉर्म्स के कारण सब लोग वहाँ कम से कम अपना दाल रोटी, या वहाँ तो चावल ज़्यादा खाते शायद, तो वो उसका इंतज़ाम हो जाता है, तो उतना तकलीफ नहीं है। और कश्मीर का बाकी डेवलपमेंट ठीक ठाक हुआ है, हेल्थ में, एजुकेशन में। अब ये बात हो रहा है कि वहाँ भी मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर ट्रेजेडी। पर कश्मीर हैज़ बीन डूइंग फेयरली वेल। कश्मीर के स्टूडेंट्स देश भर में आके पढ़ते हैं, रिस्पेक्टेबली करते हैं। तो बाकी आई थिंक कश्मीर इज स्टेबलाइजिंग ओवरऑल, दो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस पेन, इतने पूरे दर्द के जाने के बाद उससे लोग यूज टू हो गए हैं। एक स्टेबिलिटी, एक प्रकार की जो उनका समीकरण है वो बन रहा है और चल रहा है। बट आपको लगता है जो कश्मीरियत पहले थी वो सेम सेफ्टी पीस कामनेस हैप्पीनेस वो रिटर्न हो सकती है? देखिए, अभी तो वैसी नहीं है जो पहले कश्मीर में कश्मीरियत के कारण एक भाईचारा, दोस्ती, भाई ये था, वो तो अभी नहीं है, पर रिटर्न हो सकती है। क्या क्योंकि करना होगा उसको रिटर्न के लिए? उसके रिटर्न के लिए मेरे ख्याल से एक जो असंतुष्ट लोग हैं उनसे डायलॉग, नंबर दो वहाँ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना। अभी वहाँ डेमोक्रेसी शैम्बल्स में है, मतलब काफ़ी कमज़ोर है। अब जब चुनाव में सब लोग भाग न लें और लोग अलग अलग प्रकार से डर के रहें, तो वो कोई डेमोक्रेसी इतनी ये होती नहीं है। तो रियल डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, लोकतांत्रिक अगर उनकी बातें सामने आए, तो धीरे धीरे करके वो कश्मीर में वो शांति आ सकती है। आप कश्मीर गए हो? हाँ,
दो कितनी तीन बार बार? गया, 2-3 बार दो गया। तीन बार। क्या ऑब्जर्व किया कश्मीर के लोगों के बारे में? देखिए मैं पहले कोई ऐसा कहानी हो, हाँ स्टोरी हो? 86 में गया। हाँ 86 में तब तो ये रेडिकल हाँ। मिलिटेंसी होने के पहले तभी गया था मैं। और मैंने वहाँ सबसे बड़ी जो इम्प्रेसिव बात थी, औरतें बुर्का नहीं पहनती। हम्म औरतें पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे हैं। और एवरेज लोग आपको ठीक ठाक ही दिखते हैं। ऐसा भीख मांगने वाला, ऐसा कौन करने वाला ज़्यादा लोग नहीं मिलते। हम्म और वो तो लैंड रिफॉर्म्स के कारण वो सब हुआ है, पर ओवरऑल हेल्दी प्लेजेंट। मैं तो उसी समय 86 में गया था, उसके हम्म। बाद तो मैं गया नहीं यार। अच्छा 86 के बाद नहीं गए? 86 के बाद मैं नहीं अच्छा, गया। किसी कोई लोगों से वहां मिले जिसकी कोई कहानी याद हो आपको? हाँ मिले, मतलब एक एक जना मुझे मिलने आया था घर पे। हाँ। तो पर वो कुछ अब पॉलिटिकल बात ही कर रहा था, इससे मैं एग्री नहीं करता था। तो अच्छा। क्योंकि मैं कश्मीर में ज़्यादा इंटरवीन करने की बात कुछ करता नहीं हूँ, सिर्फ समझने की बात करता हूँ। हम्म क्योंकि क्या है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करना हो तो पहले समझना ज़रूरी है। राइट। तो वो सिर्फ समझने की मैंने कोशिश की है। जहाँ तक लोकल रिलेशनशिप्स का मेरा उतना नहीं है। और खाने का क्या अच्छा लगता है आपको कश्मीर में? खाने का, खाने पीने का कुछ अच्छा लगता है कश्मीर का? हाँ खाने पीने की वो वहाँ की दाल बड़ी पसंद आई थी मुझे। दाल, और खैर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, हाँ। तो इसलिए। हाँ एक और दूसरी बार भी मैं गया था, अभी याद आ हम्म रहा है कि मैं वहाँ 5-7 कश्मीरी फैमिलीज़ के यहाँ बैठ के हम्म, उनके साथ वो खाना पीना। वहाँ तो नॉन वेज ज़्यादा चलता है, हाँ तो मैं थोड़ा वेजिटेरियन टाइप हूँ। हाँ प्रेफर मतलब हाँ। खा लेता हूँ, पर ऐसा। तो उनके घरों पे अच्छी बातें वो काफ़ी क्यूरियस रहते हैं हाँ। कि हम लोग यहाँ बाकी जगहों पे कैसे अपने परिवार को पालते हैं, कैसे आगे चलते हैं। क्या करते हैं वो? कुछ कुछ याद है आपको उस टाइम पे उन्होंने क्या बताया वैसा कश्मीर के बारे में, उनका आ, एक्सपीरियंस जो था? हाँ उस टाइम तो मैं जब सेकंड टाइम गया, हम्म। तो तकलीफ़ की कहानियाँ ज़्यादा थी अच्छा। कि हम लोग कितनी तकलीफ़ में रहते हैं। आर्मी एक तरफ से आती है, मिलिटेंट्स दूसरी तरफ से आते हैं, कितनी महिलाएं हाफ विडो करके जीती हैं, हम्म आर्थिक प्रॉब्लम क्या है, नौजवानों को फ्रस्ट्रेशन क्या है। आजकल तो वहाँ जॉब का भी फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया है हम्म कश्मीर में। यही सब बातें हुई थी उस समय हम्म। काफी अच्छा लगा सर। पूरी जो आपने मुझे स्टोरी सुनाई है ना, इतने मतलब प्यार से पूरी, मेरे को एक एक ऐसे लग रहा था मोती पिरो रहे हैं आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर।